नमस्कार और एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत करते हैं आप लोगों का हम अपने चैनल RKGS एकेडमी पर। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग लगभग 400 लोगों का एक परिवार बनाने जा रहे हैं इस RGS एकेडमी पर। इसके लिए एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने RGS एकेडमी पर विश्वास जताया है। हाँ, विश्वास ऐसे ही बनाए रखिए। मैंने जो वादा किया है उसको पूरा करूँगा। सब यहाँ पे आपको मिलेगा पूरा PCS। मैंने बोला PCS से लेकर के मैं वनडे एग्ज़ाम तक की पूरी तैयारी यहाँ पे करवाऊँगा। मैथ रीजनिंग की तैयारी भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी हमारे चैनल पे। बस आपको लगे रहना है, आप लगे रहिए, वीडियो को देखते रहिए और जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप अपने दिमाग में जमा के रखिए। क्वेश्चन यहीं से आएगा एग्जाम में, 100% यहीं से आएगा, एकदम कंफर्म है। ठीक है। बाकी आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर। थोड़ा सा माफ करिएगा आप लोग, मैं अभी पेडागॉजी स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कुछ व्यस्तता है और कुछ तैयारी के साथ मैं उतरना चाहता हूँ। तो पेडागॉजी मैं जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर स्टार्ट करूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों को सूचना दे दूँगा। और मैंने सोचा है कि पेडागॉजी की लाइव क्लास चलाऊँ, एकदम लाइव चलेगा, कुछ लोग जुड़ेंगे भी और लाइव क्लास का मज़ा ही कुछ और होगा। तो जल्दी ही आप लोगों को लाइव क्लास पेडागॉजी का मिलने लगेगा, शुरू कर देंगे हम, आपको प्राप्त होने लगेगा। बाकी आज के लिए मैंने एक चैप्टर उठाया हुआ है बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का, जो कि हमारे PCS से लेकर के वनडे एग्जाम, टेट, सुपर टेट सबके लिए IMP है, सीटेट सबके लिए यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं और बहुत ही IMP है। हम लोग आज हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का चैप्टर उठाएंगे। जीव विज्ञान में एक पार्ट है हमारा विटामिन का। जीव विज्ञान का एक पार्ट है विटामिन का, और यहाँ से विश्वास मानिए आप लोग, विटामिन से क्वेश्चन भर के ठूस के एग्जाम में आते हैं। चाहे वो बड़ा एग्जाम हो चाहे कोई छोटा एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। और विटामिन के लिए मैं 2 वीडियो बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए 2 वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा और दोनों वीडियो को आप लोग ठीक से देख लीजिएगा। क्वेश्चन वहीं से आएंगे, कन्फर्म है। और जो लेवल हमारा होगा वो PCS RO लेवल होगा। ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विटामिन है क्या, विटामिन होता क्या है। एक हेडिंग जाने, विटामिन। विटामिन है क्या। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला फैक्ट यहां पे आ जाता है, विटामिन कार्बनिक यौगिक है। विटामिन कार्बनिक यौगिक है। पहली चीज तो आपको याद करके रखना है कि भैया विटामिन क्या होता है। विटामिन सीधे आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, सीधे वहां से क्वेश्चन आया है कि विटामिन है। ऑप्शन ए कार्बनिक यौगिक का, कार्बनिक यौगिक ऐसे करके ऑप्शन देता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया कार्बनिक यौगिक है। दूसरी चीज देखें, दूसरी महत्वपूर्ण चीज है विटामिन शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते, ऊर्जा प्रदान नहीं करते। दूसरा फैक्ट आपको रट के रखना है, याद करके रखना है कि भैया विटामिन क्या है। विटामिन से हमारे शरीर को किसी प्रकार की कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो फिर अगर ऊर्जा प्राप्त नहीं होती तो फिर हमारे लिए आवश्यक क्यों है। आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है इसको देख लेते हैं। विटामिन से हमारे शरीर को कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, लेकिन आवश्यक क्यों है, आवश्यक किस लिए है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, शरीर
के मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। प्रक्रिया के लिए आवश्यक। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, ठीक है ना, उसके लिए यह आवश्यक है। कैसे? इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि अन्य ईंधन पदार्थों के संश्लेषण एवं सही उपयोग को नियंत्रित करते हैं। अभी एक पॉइंट, दो पॉइंट और देख ले, इसके बाद इसको मैं समझा देता हूं, ठीक है ना। चौथा अगर देखा जाए, चौथे की हम बात करें, इन्हें वृद्धि तत्व कहा जाता है। इन्हें वृद्धि तत्व कहा जाता है। पांचवें की अगर बात करें, इन शरीर को मिलीग्राम में, यानी सूक्ष्म मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। एक चीज और देख लेते हैं, इनकी कमी से होने वाले रोगों को हीनता जन्य जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है डिफिशियंसी डिजीज। इनकी कमी से होने वाले रोग को हीनताजन्य रोग कहा जाता है। देखिए विटामिन, अब यहां से मैंने इतनी चीजें क्यों बताई हैं? इतनी चीजें इसलिए बताई हैं क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही आवश्यक है आप लोगों को जानने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पीसीएस देने जा रहे हैं या आरओ देने जा रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन करता है कि भैया निम्न में से विटामिन के संदर्भ में क्या सही है या क्या गलत है, क्या सही है या क्या गलत है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो जब आपको पता रहेगा कि विटामिन क्या है, विटामिन सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि विटामिन क्या है, विटामिन कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। विटामिन क्या है, पहला क्वेश्चन में जाता है कार्बनिक यौगिक है, ठीक। दूसरी चीज, विटामिन शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते। ये भी चीज आपको याद करके रखना है कि भैया विटामिन जो होते हैं वह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान, इनसे हमारे शरीर को किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। अब क्या ऑप्शन में होगा कि विटामिन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वही ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन शरीर को किसी प्रकार की ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन शरीर की किस प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक है? मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया के लिए यह क्या है, बहुत ही आवश्यक होते हैं। शरीर में अनेक प्रकार की कैटाबॉलिक और मेटाबॉलिक प्रक्रिया चलती रहती है, जिसके लिए इनकी सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है। जैसे क्यों? देखिए, क्योंकि अन्य ईंधन पदार्थ, शरीर के अन्य ईंधन पदार्थ जो होते हैं
उनके सही संश्लेषण और उनके सही उपयोग को नियंत्रित करता है कि भैया जो अन्य ईंधन पदार्थ है उनका संश्लेषण सही ढंग से हो, ठीक है, और सही दिशा में हो और सही मात्रा में उसका उपयोग हो। इसको वह क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, उसको बनाए रखते हैं, ठीक है। और यही विटामिन की कमी हो गई तो यही काम नहीं हो पाता है, ठीक। अच्छा, इन्हें वृद्धि तत्व कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, एक ही चीज आपको याद होना चाहिए कि इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें वृद्धि तत्व कहा जाता है, ग्रोथ फैक्टर्स कहा जाता है। किसको, विटामिन को ग्रोथ फैक्टर्स कहा जाता है। अगला, शरीर को मिलीग्राम मतलब सूक्ष्म मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए कि जब आप मेडिकल पे दवा लेने जाते हैं, अगर विटामिन का टैबलेट आपको दिया जाता है तो उसमें जो है मान लीजिए विटामिन डी ही होता है, चाहे सी, टैबलेट ऐसे आते हैं जो मल्टी विटामिन के भी आते हैं, तो उसमें लिखा रहता है भैया इतने मिलीग्राम विटामिन ए है, विटामिन बी इतने मिलीग्राम है, B1 इतने मिलीग्राम है, ऐसे करके मिलीग्राम। इसकी शरीर की आवश्यकता जो होती है मिलीग्राम में होती है, तो सूक्ष्म मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। और क्यों होती है, इसलिए होती है। इसकी कमी से होने वाले रोग को हीनता जन्य रोग कहा जाता है, यानी डिफिशियंसी डिजीज कहा जाता है। DIMT है, याद करके रखना है आपको। डिफिशियंसी डिजीज कहने का मतलब क्या है, किसी प्रकार का कोई वायरल इन्फेक्शन आपको नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी प्रकार की बैक्टीरिया ने आपके शरीर को इन्फेक्टेड नहीं किया है, कोई प्रोटोजोअल इन्फेक्टर नहीं है, यानी बाहर से किसी चीज ने आपको इन्फेक्टेड नहीं किया है। कहने का मतलब ये है, यह जो है, ये जो विटामिन होते हैं कई तरह के, इनकी जो सूक्ष्म मात्रा उसकी कमी हो गई, इसलिए जो रोग हो गए हमको, उसको हीनता जन्य रोग या डिफिशियंसी डिजीज कहा जाता है। और उस कमी को हम उस विटामिन से को लेकर के जब जैसे वो विटामिन हमारे शरीर को मिल जाता है तो ये जो हीनता जन्य रोग होते हैं ये ठीक हो जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो काफी दुर्लभ हो जाते हैं, जो मतलब कभी भी ठीक नहीं होते हैं। इसलिए विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो विटामिन विटामिन क्या होता है, ये चीज आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है भैया, विटामिन यही चीज होती है, ठीक है ना। चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें कथन और कारण, PCS RO में कथन और कारण या निम्न में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। विटामिन ये चीज होती है, ठीक है। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखिए भैया, देखिए अब तक जो है, देखिए जीवों में लगभग लगभग 20 से 22 प्रकार के विटामिनों की खोज हो चुकी है, की खोज हो चुकी है, जिसमें से लगभग 13 से 15 विटामिनों की आवश्यकता, ऐसे नहीं, लगभग 13 से 15 विटामिन शरीर के लिए आवश्यक है, शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है, एक फैक्टर और देख लेते हैं, इनका संश्लेषण अधिकतम
पादपों द्वारा होता है। ठीक है, शरीर में इनका निर्माण नहीं होता है, शरीर में इनका निर्माण नहीं होता है। चलिए, विटामिन से ये सारी चीजें आपको क्लियर करना पड़ेगा। मैंने बोला ना पीसीएस देने जा रहे हैं, आलू देने जा रहे हैं, तो सिर्फ विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, इतना जानना जरूरी नहीं पड़ेगा, जरूरी नहीं है, सब कुछ जानना पड़ेगा पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, तो एग्जाम का जो पैटर्न बदल रहा है उस हिसाब से हमें अपनी तैयारी को भी बदलना पड़ेगा। जीवों में लगभग 20 से 22 प्रकार के, कितने प्रकार के, 20 से 22 प्रकार के जीवों में लगभग 20 से 22 प्रकार के विटामिनों की खोज लगभग की जा चुकी है। ठीक है, लेकिन जिसमें से लगभग 13 से 15 विटामिन जो होते हैं शरीर के लिए आवश्यक है, यानी 13 से 15 प्रकार के जो विटामिन है उनकी आवश्यकता हमारे शरीर को पड़ती है, या दूसरी भाषा में कहें तो 13 से 15 प्रकार के विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या, इनका संश्लेषण अधिकतम पादपों द्वारा होता है। इनका संश्लेषण कहाँ से होता है, अधिकतम पादपों द्वारा होता है। ठीक है ना, मतलब जैसे किसी विटामिन की कमी हो गई तो पता चलता है कि भैया ये खाइए, क्या खाइए, पालक खाइए, चौराई खाइए, गोभी खाइए, बैगन खाइए, ये खाइए, वो खाइए, तो अधिकतर पादप ही है। ठीक है, तो इनका संश्लेषण अधिकतम पादपों द्वारा होता है। अधिकतम का मतलब पूरी तरह से नहीं, अधिकतम पादपों द्वारा होता है। शरीर में इनका निर्माण नहीं होता, VIMP फैक्ट है, इसको याद करके आपको रखना है कि शरीर में विटामिन का निर्माण नहीं होता है, लेकिन संचय होता है, संचय होता है। ठीक है, जैसे जब हम विटामिन को बाहर से लेते हैं भोजन के माध्यम से हम विटामिन को लेते हैं, और भोजन के माध्यम से विटामिन को लेते हैं तो कुछ विटामिनों का संचय होता है। अब किनका होता है किनका नहीं होता है इसको भी क्लियर किया जाएगा। कॉन्सेप्ट, हम कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल दोनों चलेंगे। शरीर में इनका निर्माण नहीं होता है इनका, लेकिन संचय होता है। जब हम इसको भोजन द्वारा ले लेते हैं तो कुछ विटामिन होते हैं जिनका संचय हमारे शरीर में होता है, और आवश्यकता पड़ने पर मतलब इनकी पूर्ति भी शरीर द्वारा करी जाती है। ठीक है, तो एक ये वाला फैक्ट, शरीर में इनका निर्माण नहीं होता है, इनका संचय होता है। ठीक, चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। विटामिन को रासायनिक आधार पर दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। पहला जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। चलिए देखिए, रासायनिक आधार पे, इनके रासायनिक कार्यों के आधार पे इनको दो भागों में बांट दिया गया है। एक को जल में घुलनशील विटामिन बोला जाता है, एक को वसा में घुलनशील विटामिन बोला जाता है। एकदम नॉर्मलाइज क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, B+C, सबको पता है। नॉर्मल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। B और C जल में घुलनशील है, ठीक है ना। इस B में B कॉम्प्लेक्स, B विटामिन का एक समूह है जिसको B कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जैसे B1, B2, B3, B4 ऐसे करके है ना। तो B+C में B कॉम्प्लेक्स भी आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। B कॉम्प्लेक्स, B और C जल में घुलनशील है, और वसा में घुलनशील अगर विटामिन की बात की जाए तो जो बच जाते हैं, A बच गया, D बच गया, E बच गया, K बच गया, ये सब क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है ना। तो जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, दो प्रकार के विटामिनों को दो भागों में बांट दिया गया है। अब देखते हैं कि भैया जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन में बांटने का आधार क्या है।
ये वाला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको भी क्लियर करना जरूरी है। चलिए इतनी चीजें मुझे लगता है पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन में बांटने का आधार क्या है, ठीक है ना। आधार, ठीक है। तो क्या है, जल में घुलनशील विटामिन का उत्सर्जन अधिकतर मूत्र द्वारा हो जाता है और इनका शरीर में विशेष संचय नहीं होता। ठीक है, अब दूसरी चीज देख करके तब इसको क्लियर करते हैं, ठीक है ना। जल में घुलनशील विटामिन को हमने देख लिया, और दूसरा क्या है, एक पहला हो गया, दूसरा देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिनों का उत्सर्जन पूरी तरह नहीं होता, इनका थोड़ी बहुत मात्रा में संचय हमारे शरीर में होता है, जैसे आंत, यकृत, ठीक है ना। और इनको प्रतिदिन भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, मैंने कहा ना, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेंगे तो आप किसी भी एग्जाम को जाएंगे और एकदम आराम से करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे विटामिन से दो फैक्ट क्लियर करने हैं हमको कि भैया क्या आधार है, क्या आधार है कि हमने इसको जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन कहा है। देखिए आधार क्या है, जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं इनका उत्सर्जन अधिकतर मूत्र द्वारा हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो जल में घुलनशील विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और सी, इनका अधिक से अधिक मात्रा में उत्सर्जन मूत्र द्वारा कर दिया जाता है। इसलिए इसको प्रतिदिन भोजन से लेना आवश्यक है। इसको जो है जब भाई अधिकतम मात्रा में जब इसका उत्सर्जन कर दिया जाएगा तो इसको हमको प्रतिदिन क्या भोजन से लेना पड़ेगा। लेकिन वसा में घुलनशील विटामिनों
विटामिन जो होते हैं उनका उत्सर्जन पूरी तरह से नहीं होता है मूत्र मार्ग द्वारा, ठीक है ना। इसका थोड़ी बहुत मात्रा में संचय हमारे शरीर में होता है, ठीक है ना। इनका थोड़ी बहुत मात्रा में हमारे शरीर में, हमारे शरीर की मांसपेशियों में संचय हुआ रहता है। जैसे आंत और यकृत, जैसे आंतों में, यकृत में इनका संचय थोड़ा बहुत मात्रा में रहता है और इनकी इसीलिए इनको प्रतिदिन भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जब इनका संचय हुआ रहता है तो आप 2-4-10 दिन नहीं लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी को आपको प्रतिदिन लेना पड़ेगा भोजन से, ठीक है, क्योंकि इनका निर्माण हमारा शरीर नहीं करता है। तो जो आधार है यही आधार है इनके बांटने का, ठीक है। क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब चलिए, अब हम चलेंगे भैया, सबसे पहले हम लोग चलेंगे वसा में घुलनशील विटामिनों को पढ़ेंगे। वसा में घुलनशील विटामिन में सबसे पहले विटामिन ए पर चर्चा करी जाएगी। विटामिन ए, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन उठ करके चला आता है कि भैया विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। एकदम जनरलाइज क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से किसका नाम, किस विटामिन का नाम, रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। अब विटामिन ए से थोड़ा और चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ विटामिन ए है क्या, ठीक है। देखिए, पहली चीज, यह अत्यधिक संतृप्त अल्कोहल है। पहली चीज। दूसरी चीज, इसका संश्लेषण पादप के कैरोटीन रंजक से होता है। तीसरा, हाँ, यह हमारी आंतों एवं जिगर में संचित रहता है। चौथा, इसे संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए कहा जाता है। इसे संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। पांचवा, इसकी कमी से पहले इसको देख लेते हैं। इसका मुख्य कार्य दृष्टि रंगाओं के संश्लेषण में भाग लेना है। में भाग लेना है। चार पांच चीजें पहले क्लियर करते हैं विटामिन ए से, ठीक है ना। क्या क्या क्लियर करना है पहले इसको देखते हैं। विटामिन ए यह अत्यधिक संतृप्त अल्कोहल है।
ठीक है ना। अगर क्वेश्चन करता है कि निम्न से कौन सा विटामिन अल्कोहल की श्रेणी में आता है तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा विटामिन ए या रेटिना, ठीक है ना। इसका रासायनिक नाम रेटिना है, आपको पता ही है। इसका संश्लेषण पादप के कैरोटीन रंजक से होता है। वीआईपी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसका संश्लेषण किससे होता है? कैरोटीन। आपको याद होना चाहिए, पादप का जो कैरोटीन होता है उसी से इसका संश्लेषण किया जाता है, होता है। और यह हमारी आंतों में कहाँ संचित रहता है? आंतों और जिगर में, यानी यकृत में यह संचित रहता है, ठीक है। इसे संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। वीआईपी क्वेश्चन, संक्रमण रोधी विटामिन किसको कहा जाता है? विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। आपको एकदम याद होना चाहिए। इसका मुख्य कार्य दृष्टि रंगाओं के संश्लेषण में भाग लेना है। दृष्टि रंगाओं जैसे उसमें शलाका और शंकु होते हैं ना। अब जब आंख नेत्र पढ़ाऊंगा तो वहां पे शलाका और शंकु क्लियर हो जाएगा। शलाका क्या होता है? शलाका मतलब अंधेरे में काम करता है या उजाले में काम करता है, कैसे काम करता है? तो दृष्टि रंगाओं यानी शलाका और शंकु जो होते हैं ना, शलाका और शंकु, इसके संश्लेषण, शलाका शंकु, इसके संश्लेषण में भाग लेने का काम कौन करता है? तो विटामिन ए करता है। ये सारे फैक्ट आपको एकदम से रटे हुए होने चाहिए, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में अगर पूछता है कि भैया विटामिन ए कहाँ पाया जाता है तो आपका तुरंत ऑप्शन जाएगा कि पके आम में। पके आम में ये सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका ऑप्शन पपीता आता है। इसके बाद ही और कोई आता है। सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? पके आम में पाया जाता है। इसके बाद पपीते में पाया जाता है कौन? विटामिन ए, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको मिटा करके आगे बढ़ेंगे। अब हमको जिक्र करना, अब हमको चर्चा करनी है कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से रोग हैं जो वीआईएमपी है। रतौंधी को सभी लोग जानते हैं, कुछ और रोगों को भी जानेंगे। इसकी कमी से होने वाले रोग, ठीक है ना। अगर रोग की बात की जाए तो रतौंधी सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। रतौंधी होता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन सबको पता है। एक रोग होता है जीरोथैल्मिया। जीरोथैलीमिया, ठीक है। जीरोथैल्मिया भी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। इसका मुख्य लक्षण भी आपको याद करके रखना है। कार्निया के सल्की भवन को, हमारा जो कार्निया है, कार्निया के सल्की भवन को, कार्निया के सल्की भवन को क्या कहा जाता है? जीरोथैल्मिया कहा जाता है, ठीक है। तो रतौंधी हो गया, जीरोथैल्मिया हो गया, ठीक है ना। इस और रिनोडर्मा, इसकी कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है रिनोडर्मा, ठीक है। इसकी कमी से एक रोग होता है कीरेटोमलेशिया। देखिए इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो रहे हैं? रतौंधी हो रहा है, जीरोथैल्मिया हो रहा है। जीरोथैल्मिया किसको कहते हैं? जीरोथैल्मिया कार्निया के सल्की भवन को, कार्निया के सल्की भवन को क्या कहा जाता है? जीरोथैल्मिया कहा जाता है। उसी प्रकार से इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको कहा जाता है रिनोडर्मा। इसकी कमी से एक और रोग होता है जिसको कहा जाता है कीरेटोमलेशिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि भैया इसकी कमी से ये सारे रोग होते हैं, ठीक है। और इसको हिंताजन्य रोग कहा जाता है, यानी कि विटामिन ए की कमी हो गई तो आपको ये सारे रोग हो जाएंगे। संक्रमण रोधी विटामिन की जहां तक बात हो रही है तो आप लोग देखते होंगे बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए जो घर में आशा कार्यकर्ता आती है, बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए किसका टीका लगाया जाता है? विटामिन ए का, विटामिन ए का, ठीक है। तो क्वेश्चन करता है कि बच्चों को अगर संक्रमण से बचाने के लिए से किसका टीका लगाया जाता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा कि विटामिन ए का टीका लगाया जाता है। और विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है, या बच्चों को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। इसी कमी से मेनली ए रोग होते हैं, ठीक है। तो अब जो है विटामिन ए से इतनी चीजें आप लोग क्लियर करके रखोगे। विटामिन ए से यहीं से क्वेश्चन आना है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। और
मुझे लगता है विटामिन ए से चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब विटामिन डी को थोड़ा देखते हैं। विटामिन डी, ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है ना। लेकिन विटामिन डी में हमको D1, D2 और D3 को भी पढ़ना होगा, ठीक है ना। अच्छा, विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या है? आर्गो कैल्सीफेरॉल, आर्गो कैल्शियम वाला नहीं, कैल्सीफेरॉल। और D3 का कोलीकैल्सीफेरॉल, ठीक है ना। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या है? आर्गो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन D3 का नाम क्या है? कोलीकैल्सीफेरॉल है, ठीक है। अच्छा, विटामिन डी को, इसको धूप का विटामिन डी कहा जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे धूप का विटामिन डी कहा जाता है, धूप का विटामिन डी कहा जाता है। किसको? विटामिन डी को धूप का विटामिन कहा जाता है। क्यों? कैसे? इसका संश्लेषण कौन करता है ना, और किस किरण में? सूर्य की पराबैंगनी, सूर्य की पराबैंगनी किरणों का हमारी त्वचा द्वारा, और सुबह की किरण मेनली, ठीक है ना। पराबैंगनी किरण हानिकारक भी होती है, लेकिन सुबह जब सूर्य जो है उगता है उस समय जो उसकी किरण तेज नहीं होती है, जब लाल कलर में रहता है सूर्य, उस समय सुबह का धूप लेने से विटामिन डी का संश्लेषण होता है। और उसके संश्लेषण में कौन सहायता करता है? हमारी त्वचा द्वारा इसका संश्लेषण किया जाता है, ठीक है। तो विटामिन डी का संश्लेषण हमारी त्वचा के सूर्य पराबैंगनी किरणों का हमारी त्वचा द्वारा संश्लेषण किया जाता है। विटामिन डी को दो भागों में बांटा गया, आर्गो कैल्सीफेरॉल और कोलीकैल्सीफेरॉल, ठीक है। इतनी चीजें कंफर्म हो गई। अब विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग को देखते हैं। रोग बहुत आईएमपी हैं। रोग में सबसे पहले चलिए चलते हैं, देखते हैं। पहला, सूखा रोग, ठीक है ना। सूखा रोग जिसको क्या बोलते हैं? रिकेट्स, जिसको बोला जाता है रिकेट्स, रिकेट्स को ही सूखा रोग बोला जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है कि सूखा रोग या रिकेट्स किसकी कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है ना। रिकेट्स होता है। इसके लक्षण आपको जानने जरूरी है, क्योंकि पीसीएस में लक्षण पूछा गया है। तो लक्षण क्या होता है? इसमें अस्थियां क्या हो जाती हैं? इसमें अस्थियां क्षीण, लचीली, टेढ़ी मेढ़ी, ये इसका लक्षण है। तो इतनी चीजें आप लोग क्लियर करो पहले। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या है? आर्गो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है? कोलीकैल्सीफेरॉल है। इसे धूप का विटामिन कहा जाता है, ठीक है ना। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को हमारी त्वचा द्वारा सुबह की किरण, खासकर सुबह की जो किरण होती है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है, जिसको रिकेट्स कहा जाता है। रिकेट्स के लक्षण क्या है? इसमें अस्थियां, जो हड्डियां होती है, छीण हो जाती है, लचीली हो जाती है और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। स्थान की कमी है, इसलिए इसको मैं मिटाता हूँ। मिटा करके और रोग देखते हैं विटामिन डी की कमी से और कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, पहला हमने देख लिया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा रोग, हाँ एक चीज और क्लियर करिए आप लोग। ये जो सूखा रोग होता है ना, ये बच्चों में होता है। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि भैया ये जो रिकेट्स होता है, रिकेट्स किसको होता है? बच्चों को होता है, ठीक है ना। वयस्कों में नहीं होता है। अभी चर्चा करेंगे हम लोग कि कौन सा रोग वयस्कों में होता है, ठीक है। चलिए, जैसे देखिए, एक और विटामिन डी की कमी से, अभी हम डी पढ़ रहे हैं ना,
तो डी, विटामिन डी की कमी से एक रोग होता है टिटाइनिया। ये वयस्कों में अधिकतर होता है, यानी बड़ों में होता है, ठीक है ना। इसमें इसका लक्षण क्या है, इसमें क्या होता है कि कैल्शियम का उत्सर्जन बहुत बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, कैल्शियम का आवश्यकता से अधिक अधिक मात्रा में उत्सर्जन हो जाता है। उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक है, अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो अगर मूत्र मार्ग से अगर इनका ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कैल्शियम का उत्सर्जन हो जाएगा तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी। इसी को क्या कहा जाता है, टिटाइनी रोग कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाता है, इसके मेन लक्षण क्या है, इसमें अस्थियां विकृत हो जाती हैं। इसमें अस्थियां विकृत हो जाती हैं और बौनापन हो जाता है। सॉरी यार, ये वयस्कों नहीं, ये भी बच्चों में ही अधिकतर होता है। ऑस्टियोमैलेशिया बड़ों में होता है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, टिटाइनी रोग के लक्षण क्या है, आपको याद होनी चाहिए भैया। टिटाइनी रोग में अस्थियां जो है विकृत हो जाती हैं, मतलब जैसे अस्थियों का विकास होना चाहिए वैसे नहीं होता है, विकृति आ जाती है। और बौनापन मतलब क्या होता है कि बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, बच्चे छोटे रह जाते हैं। तो अस्थियों का विकास होना जरूरी है ना। कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ही आवश्यक होते हैं, ठीक है। अच्छा अगला देखिए, इसकी कमी से एक और रोग होता है जिसका नाम है ऑस्टियोमैलेशिया। ठीक है ना। विटामिन डी की कमी से एक और रोग होता है ऑस्टियोमैलेशिया। ये अधिकतर किसको होता है, वयस्कों में, ये बड़ों में होता है। किसमें होता है, वयस्कों में होता है, ठीक है ना। अब ये किसको होता है, वयस्कों को होता है। और इसके मुख्य लक्षण क्या है, अस्थियां कमजोर हो जाती हैं, अस्थियां कमजोर, अस्थियां कमजोर हो जाती हैं और मुलायम। इस रोग में क्या होता है, अस्थियां कमजोर हो जाती हैं और मतलब मुलायम हो जाती हैं। किसको होता है, वयस्कों को होता है। ऑस्टियोमैलेशिया वयस्कों में होता है, इसमें अस्थियां कमजोर हो जाती हैं और मुलायम हो जाती हैं। तो देखिए, एक रोग हो गया टिटाइनी, एक रोग हो गया हमारा टिटाइनी हो गया, ठीक है ना। बच्चों में हो रहा है, क्या इसमें क्या हो रही है, अस्थियां विकृत हो रही हैं और बौनापन हो जा रहा है। एक रोग हो रहा है ऑस्टियोमैलेशिया, वयस्कों में हो रहा है, इसमें भी अस्थियां कमजोर हो जा रही हैं और मुलायम होती है, ठीक है ना। मतलब जल्दी ही अगर चोट लगेगी तो टूट जाएगी, ठीक है ना। तो विटामिन डी जो डी होता है, ये शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है।
यानी विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। और जो कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं ये मेनली जो है हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो सीधी सी बात है कि यह जो है अस्थियों एवं दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक ठीक है। मतलब शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के संश्लेषण आवश्यक होते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस किसके लिए जिम्मेदार है? मेनली अस्थि और दांतों के लिए जिम्मेदार है। हालांकि कैल्शियम और फास्फोरस का अन्य मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिक प्रक्रिया में भी योगदान होता है। तो विटामिन डी का यही महत्व है। और सबसे ज्यादा विटामिन डी कहाँ से प्राप्त किया जाता है? आप लोगों को पता है विटामिन डी का संश्लेषण हमारी त्वचा करती है और सूर्य की प्रकाश की किरणों से। ठीक है, तो यह कहाँ से मिलता है ये भी क्लियर हो गया। इसकी कमी से मेनली रोग कौन होते हैं ये भी क्लियर हो गया। एक रोग और होता है, इसको भी देख लेते हैं। D3 की कमी से सीलियक नामक रोग हो जाता है। हो जाता है। देखिए सीलियक में भी अस्थियां क्या होती हैं? विकृत हो जाती हैं, विकृति उत्पन्न हो जाती है और बौनापन के लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, सीलियक रोग भी क्या होता है? सीलियक रोग में भी अस्थियां क्या हो जाती हैं? विकृत हो जाती हैं, मतलब कि उनका विकास नहीं हो पाता है। और उनका विकास जब नहीं हो पाता है तो बौनेपन के लक्षण आ जाते हैं। और टिटैनी में भी क्या होता है? टिटैनी में भी जो टिटैनी यहाँ पे है ये भी बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है? कैल्शियम का उत्सर्जन ज्यादा बढ़ जाता है और इसमें भी अस्थियां विकृत हो जाती हैं और इसमें जो है बौनापन के लक्षण इसमें भी आ जाते हैं। और इसमें जो है अस्थियां जो है कमजोर हो जाती हैं। ठीक है ना, इसमें अस्थियां कमजोर हो जाती हैं और विकृत हो जाती हैं और बच्चों में बौनेपन के लक्षण आ जाते हैं। और D3 विटामिन D3 यानी कि पॉलीकैल्सिफेरॉल की कमी से भी सीलियक नामक रोग हो जाता है, जिसमें अस्थियां विकृत हो जाती हैं, मतलब अस्थियों का विकास नहीं हो पाता और बौनापन के लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, सीलियक रोग को याद करके रखना है आपको। सीलियक रोग, इसके मेन लक्षण क्या है? विकृति और बौनापन होता किसमें है? बच्चों में होता है। ठीक है, टिटैनी विटामिन डी की कमी से टिटैनी रोग होता है। ऑस्टियोमैलेशिया रोग होता है। ठीक है, ऑस्टियोमैलेशिया बच्चों में होता है, टिटैनी बच्चों में होता है। ठीक है ना। विटामिन डी का करता क्या है? शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम और फास्फोरस के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। और ये कैल्शियम और फास्फोरस किसके लिए किसके निर्माण और मजबूती के लिए जिम्मेदार होते हैं? इसके अस्थियों और दांतों की मजबूती के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन D3 की कमी से सीलियक नामक रोग होता है, जिसमें अस्थियां विकृत हो जाती हैं और बौनापन के लक्षण आ जाते हैं। तो चलिए, क्लास ज्यादा लंबी चली जाएगी, इसलिए आज हम लोगों ने विटामिन होता क्या है, विटामिन ए और विटामिन डी पर हमने चर्चा कर ली है। अब अगली क्लास में हम लोग विटामिन सी, ई, के पर चर्चा करने के साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो समूह है उस पर चर्चा कर लेंगे। विटामिन का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, उसमें विटामिन एच भी आ जाएगा, बायोटिन, विटामिन ई, टोकोफेरॉल। तो जितने भी विटामिन है उनकी कमी से होने वाले रोग और कहाँ पे कौन सा विटामिन कहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है इसको देखेंगे और हमारा विटामिन वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और मैं चाहता हूँ कि आज मेरे 400 सब्सक्राइबर हो जाए। 370-75 करीब हो चुके हैं, तो आज आप लोग 400 कर दीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, कमेंट्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकती है या पढ़ाने में कहीं भी कोई अगर मिस्टेक हुआ हो तो उसको भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।